नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। देहरादून से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि होली के बाद बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक होगी। साथ ही ये भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पद का फैसला हाईकमान करेगा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में ही डटे हुए हैं। मंथन लगातार चल रहा है और इस बीच सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि होली के बाद सीएम पद के लिए जो चेहरा है वो साफ हो जाएगा। उसकी तस्वीर कौन होगा आखिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, इस पर जो अभी भी संशय बना हुआ है वो होली के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि बैठक भी किया जाएगा होली बीतने के बाद। तो वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में ही डटे हुए हैं। लगातार मंथन बीजेपी में चल रहा है। मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर के मंथन किया जा रहा है। तो मंत्रिमंडल में कौन कौन से विधायक शामिल होंगे, मंत्रिमंडल में का विस्तार किस तरीके से किया जाएगा, इस पर भी लगातार मंथन जारी है। लेकिन इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि होली तक का इंतजार करना होगा। होली के बाद बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें हाईकमान मुख्यमंत्री पद का फैसला करेंगे उस बैठक में। तो अभी इंतजार करना होगा उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर के, क्योंकि ये जानकारी मिल पा रही है कि होली के बाद ही प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी, बैठक होगी और उसी बैठक में अहम फैसले लिए जाएंगे कि आखिर कौन कौन से विधायक होंगे मंत्रिमंडल में शामिल। तो विधायक मंडल दल की बैठक होली के बाद होगी। उत्तराखंड में अभी सरकार गठन को लेकर के कुछ भी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल बहुमत के साथ बीजेपी ने उत्तराखंड में सरकार बनाने के लिए तैयार है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए अभी भी तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। हालांकि उनके नामों पर भी लगातार चर्चा चल रही है। हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी ही एक बार फिर से सीएम पद के लिए शपथ ले सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने खटिमा सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे और वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद अब कवायद की जा रही है मुख्यमंत्री पद के लिए। तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो विधायक हैं, जो जीत जिन्होंने हासिल की है, वो लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड में निचले पायदान पर पहुंची सपा, और आपको बता दें कि सपा का वोट प्रतिशत नोटा से भी 3 गुना कम बताया जा रहा है। जी हां, 46,840 लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया, जिसमें प्रदेश में सपा को 15,388 वोट हासिल हुए हैं। तो सपा का प्रदर्शन उत्तराखंड में अच्छा नहीं रहा। और अगर सपा को वोटों की बात करें तो महज 15,388 वोट हासिल कर पाई है समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में। वहीं उत्तर प्रदेश में भी दूसरे नंबर पर रही है सपा। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है समाजवादी पार्टी। और ये भी बताया जा रहा है कि लोगों ने नोटा का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, जिसमें से 46,840 लोग ऐसे मतदाता बताए जा रहे हैं जिन्होंने अपने मत का उपयोग करते हुए नोटा का बटन दबाया है। और उससे भी कम देखिए समाजवादी पार्टी को वोट प्रतिशत मिले हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो उत्तराखंड में अपनी जगह बनाने की कवायद कर रही थी, कह सकते हैं कि उसमें फेल रही है। प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है उत्तराखंड में, और समाजवादी पार्टी इस बार उत्तराखंड में भी कोशिशों में लगी थी, कवायद में लगी थी कि यहाँ पर अपनी कोई जगह बना सके। लेकिन उत्तराखंड वासियों ने समाजवादी पार्टी को अपनाया नहीं और एक खराब प्रदर्शन के साथ समाजवादी पार्टी को 15,388 वोट ही सिर्फ हासिल हुए हैं।
सपा का वोट प्रतिशत नोटा से भी 3 गुना कम बताया जा रहा है। यानी नोटा का इस्तेमाल करने वाले अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 46,840 लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया। देहरादून से हमारे रिपोर्टर अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, चूंकि अब बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है उत्तराखंड में, अब देखिए सरकार गठन को लेकर के अगर बात की जाए तो कब तक चीजें स्पष्ट हो सकती हैं? और दूसरा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कोशिश की थी उत्तराखंड में जगह बनाने की, जनता ने नकार दिया समाजवादी पार्टी को। जी अभय, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 अबे, आपके पीछे शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दे रही है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। जी अबे, जानना चाहेंगे कि अब सरकार गठन को लेकर के बीजेपी में क्या कवायद चल रही है, कब तक तस्वीर साफ हो सकती है? अगर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी इस समय बड़े शालीन तरीके से अपना काम करती हुई नजर आ रही है, जिसमें खासतौर पर बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सब चीज़ों को इस समय परखने का काम यहाँ पर कर रहा है। खासतौर पर जो चुनाव के बाद का जो फीडबैक है उस फीडबैक को लेने का काम बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस समय दिल्ली में बैठ कर रहा है, क्योंकि पार्टी के अब भी कई वरिष्ठ नेता इस समय दिल्ली में मौजूद है। चुनाव को लेकर उन सब चीज़ों से वो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व उनको अवगत कराने का काम करें कि किस प्रकार से बीजेपी ने उत्तराखंड में बड़ी जीत हासिल करी है और अब कौन ऐसे चेहरे यहाँ पर हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे ज़्यादा आगे यहाँ पर चल रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर एक फीडबैक लेने का काम पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में कर रहा है और संभवतः जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं यही है कि होली के बाद यानी 19 मार्च को पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक होगी। जो दिल्ली से ऑब्जर्वर यहाँ पर भेजे जाएंगे वो यहाँ पर देहरादून पहुँचेंगे और यहाँ पर विधायकों से बातचीत तो करेंगे, जानेंगे कि कौन विधायकों की मुख्यमंत्री के रूप में कौन पहली पसंद यहाँ पर है। और 20 मार्च को संभवतः पार्टी के जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि विधानमंडल दल की बैठक के बाद जब एक नाम पर सहमति बन जाएगी तो 20 मार्च को नई सरकार का गठन यहाँ पर होगा। शपथ ग्रहण समारोह भी 20 मार्च को संभवतः यहाँ पर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें की जो प्रक्रियाएं ये सब होली के बाद यहाँ पर शुरू होंगी और उसके बाद उन सब चीज़ों पर यहाँ पर काम होगा। लेकिन उससे पहले कह सकते हैं कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली दौड़ यहाँ पर अभी भी जारी है और अपने लिए मुख्यमंत्री पद की जो लॉबिंग है वो लगातार वो करते हुए नजर भी आ रहे हैं। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस समय दिल्ली में मौजूद है, चाहे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल हो, चाहे आपके इसके अलावा दूसरे जो मंत्री हैं वो इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, चाहे गणेश जोशी दिल्ली में मौजूद है। वो लगातार अपने लिए बातचीत वहाँ पर कर रहे हैं। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी हो, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट हो, वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। लगातार उन सब चीज़ों को लेकर यानी जो प्रदेश में जो घटनाक्रम इस समय घट रहा है, पार्टी के भीतर जो मांगे इस समय उठ रही है, उनसे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व उनको अवगत कराने का वो काम यहाँ पर कर रहे हैं। जी जी अभय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि समाजवादी पार्टी की बात करें तो उत्तराखंड में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। कोशिश भले समाजवादी पार्टी ने की उत्तराखंड वासियों के दिल में जगह बनाने की, लेकिन जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। क्या कुछ वजह समझ में आ रही है? ये समझा जा सकता है कि 2002 के बाद से अभी तक की जो उत्तराखंड में जो परिस्थितियां रही है उन परिस्थितियों के हिसाब से जो समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो हर बार चुनाव में गिरता हुआ नजर आया और 2022 के इस चुनाव में तो सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी को जो कुल मत पर यहाँ पर प्राप्त हुआ था वो नोटा से भी 3 गुना कम यहाँ पर प्राप्त हुआ है। यानी 15,000 से ज्यादा मत पूरे प्रदेश भर में यानी 54 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी यहाँ पर उतारे थे चुनाव मैदान में और उन 54 प्रत्याशियों के अगर मत प्रतिशत की बात की जाए तो टोटल मत उन्हें प्राप्त हुआ है उसमें ये कह सकते हैं कि 15,000 से ज़्यादा का मत उन्हें प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा अगर सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये करें कि जनता के दिलों से किस प्रकार से समाजवादी पार्टी गायब हो रही है तो उसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के 54 उम्मीदवारों में से सिर्फ 2 ही उम्मीदवार ऐसे थे जिन्हें 200 से ज़्यादा मत प्राप्त यहाँ पर हुए हैं। बाकी उम्मीदवार 200 से नीचे का आंकड़ा भी यहाँ पर छूने में सिर्फ कामयाब हो पाए। यानी अगर सीधे तौर पर कहें तो बिल्कुल पूरे प्रदेश भर में जो समाजवादी पार्टी तीसरे विकल्प बनने का जो दावा यहाँ पर कर रही थी फ्री सिलेंडर के साथ वो चुनाव मैदान
मैदान में उतरने की बात यहाँ पर कर चुकी थी कि हम फिर अगर सरकार गठन में आते हैं, सरकार समाजवादी पार्टी बनाते हैं, तो फिर उत्तराखंड में भी फिर सिलेंडर देने का काम हर परिवार को यहाँ पर किया जाएगा हर महीने। तो वो जो वादे थे वो जनता के दिलों पर राज नहीं कर पाए, जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकारने का काम किया और यही वजह रही कि नोटा से भी 3 गुना कम मत प्रतिशत समाजवादी पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल पाया है। जी अबे अगर दूसरी पार्टियों की बात करें, आम आदमी पार्टी चूंकि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी वहां पर और दावे भी बहुत रहे हैं, मुद्दे भी उठाती रही जनता की, उनकी क्या स्थिति जो रही है उसको देखते हुए क्या कहेंगे, क्योंकि अपना खाता भी नहीं खोल पाई आम आदमी पार्टी? ये कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद सिर्फ निर्दलीय 2 ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने अपना जीत कर इस चुनाव में अपना खाता खोलने का काम यहाँ पर किया था। और तीसरे अगर पार्टी के रूप में देखें तो सिर्फ बहुजन समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसके 2 विधायक यहाँ पर जीतकर चुनाव मैदान में जीतकर अब निकल पाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो तीसरा विकल्प बनने का लगातार जो दावा कर रहे थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, क्षेत्रीय दल यूकेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, ये लोग अभी तक अपना कोई खाता इस उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में नहीं खोल पाए हैं। और आम आदमी पार्टी की अगर अब सीधे तौर पर बात करें तो जिस प्रकार से उनकी योजनाएं लॉन्च यहाँ पर हुई थी और उन गारंटी योजनाओं में जिस प्रकार से लोग उनके साथ जुड़े थे, तो उसके हिसाब से लगता था कि इस बार आम आदमी पार्टी जरूर अपना खाता भी खोलेगी और उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ पर उभर कर भी सामने आ पाएगी। लेकिन जनता ने जो उन्हें मत प्रतिशत दिया है वो पूरे चुनाव के मत प्रतिशत के हिसाब से कह सकते हैं कि 3.25% का मत उन्हें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। 3.31% का उन्हें टोटल मत यहाँ पर मिल पाया और उसमें भी ये कह सकते हैं कि 70 विधानसभाओं पर जो पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे उसमें आधा दर्जन प्रत्याशी ऐसे यहाँ पर रहे पार्टी के भीतर जिन्होंने अपनी जमानत बचाने का काम यहाँ पर किया। बाकी प्रत्याशी अपनी जमानत भी बचा नहीं पाए। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता, उत्तराखंड की जनता ने सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ पर अपना बेहतर विकल्प के रूप में चुनने का काम किया है। इसके अलावा अगर निर्दलीय प्रत्याशी उन्हें बेहतर लगे तो 2 प्रत्याशियों को उन्होंने जिताया या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के 2 विधायक जो जीत कर आए उन पर अपना भरोसा यहाँ पर जताने का काम किया है। बाकी अन्य दलों को प्रदेश की जनता ने स्वीकार नहीं करा और यही वजह रही कि वो अन्य दल अब भी जनता की नजरों में गौण ही साबित हो पा रहे हैं। जी अब कब तक कोई जानकारी मिल पाई है कि कब तक इंतजार करना होगा सरकार के गठन को लेकर के? बीजेपी में अभी जो मंथन चल रहा है उस पर क्या कोई जानकारी मिल पाई है? किन किन नामों पर चर्चा हो रही है? मुख्यमंत्री के चेहरे की खासतौर से अगर बात करें तो कोई जानकारी है किन किन नामों पर चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल, अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो जो बीजेपी के जो सब सूत्र बता रहे हैं यही है कि होली के बाद ही पूरी सरकार के जो नई सरकार बनेगी उसके गठन की जो प्रक्रिया होगी वो होली के बाद यहाँ पर शुरू हो पाएगी। उसमें उम्मीद यही है कि दिल्ली में जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व तो वो 19 मार्च को यानी होली के बाद 19 मार्च को अपने जो ऑब्जर्वर हैं उनको उत्तराखंड भेजने का काम यहाँ पर करेगा। उसके बाद विधानमंडल दल की बैठक यहाँ पर बीजेपी की होगी और उस बैठक में लगातार विधायकों को लेकर बातचीत यहाँ पर की जाएगी कि किस प्रकार से कौन सा पार्टी का विधायक है जो इस समय सभी विधायकों की पसंद का यहाँ पर बन सकता है। उनको एक नाम पर यहाँ पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जो नई सरकार का गठन होगा अगर उसमें मुख्यमंत्री चुन लिया जाता तो कब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, ये सब होली के बाद की प्रक्रिया यहाँ पर सुनिश्चित बताई जा रही है। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री पद की रेस की अगर हम बात करते तो पार्टी के कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जिसमें मुख्यमंत्री पद की रेस में लगातार आगे बने हुए। अगर गैर विधायकों को ऐसा अगर बात करते हैं तो पार्टी के जो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, उनको उत्तराखंड का बड़ा अनुभव रहा है, संगठन में भी वो कई बार यहाँ पर रह चुके हैं, सरकार में भी रह चुके हैं। तो ऐसे में उनके नाम की रेस, उनका जो नाम हो मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे ऊपर बताया जा रहा है। राज्यसभा के जो सांसद अनिल बलूनी वो भी मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर विधायकों में से बात करते हैं तो फिर आपके कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, इसके अलावा आपके कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौपाल और जो पहले जो ये कह सकते हैं कि दूसरी बार विधायक बनकर आई है प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रितु खंडूरी, उनका नाम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में यहाँ पर आगे बताया जा रहा है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि पार्टी की पसंद कौन बन पाता है, क्योंकि बीजेपी का जो अभी तक का जो चुनावी इतिहास यहाँ पर रहा है जिसमें खासतौर पर मुख्यमंत्री बनने के जो निर्णय बीजेपी के रहे हैं उन निर्णयों में सबसे आगे समझा जा सकता है कि बीजेपी के जो निर्णय आते हैं वो हमेशा ही चौंकाने वाले रहते हैं और उन चौंकाने वाले निर्णयों से इस बात समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए कुछ और नई चीजें भी यहाँ पर हो सकती है। जी अबे आप हमारे साथ बने रहिए, आगे जो बड़ी खबर सामने आ रही है उस पर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। बता दें कि उत्तराखंड के औपबंधिक शिक्षकों पर फैसला सामने आ गया है। जी हाँ, 306 औपबंधिक शिक्षक अब नियुक्त किए जाएंगे। टीईटी शिक्षकों के लिए तैयारी कर चुकी है, उनको नियमित करने के लिए शासन ने नियमित करने का आदेश जारी कर दिया है।
टीईटी शिक्षकों के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं और आपको बता दें कि 306 औपबंधिक शिक्षक अब नियमित किए जाएंगे। अब है आपसे जानकारी चाहेंगे, चूंकि शिक्षकों पर ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, जाहिर सी बात है कि शिक्षकों में ये खुशी की खबर है और क्या जानकारी है इसके लिए? जी बिल्कुल, उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि 2002 से लेकर 2004 तक जो शिक्षकों की जो कमी थी, उन कमी को पूरा करने के लिए जो औपबंधिक शिक्षक यहाँ पर रखे गए थे, जिनकी संख्या 1000 के करीब यहाँ पर विभाग में दर्ज हो चुकी है, वो ऐसे शिक्षकों में से 306 शिक्षकों को जिन्होंने इस दौरान टीईटी की परीक्षा थी उसको पास करने का यहाँ पर काम करा और उस टीईटी पास करे हुए शिक्षकों को अब यहाँ पर नियमित करने का काम विभाग की तरफ से किया जाएगा। शासन की तरफ से उसके लिए आदेश यहाँ पर जारी हो चुके हैं शिक्षा विभाग में और विभाग की तरफ से उसकी एक नई प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जाएगी, यानी उनको एक वॉक इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, उनके जो डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट को चेक करने का काम होगा और उसके बाद यानी पूरी काउंसलिंग के बाद उनके नामों का ऐलान यहाँ पर कर दिया जाएगा। उनकी जो नई तैनाती होगी उन तैनातियों की घोषित वो जगह यहाँ पर घोषित कर दी जाएगी। इसके अलावा जो 700 बचे हुए शिक्षक है वो शिक्षक भी अब सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके लिए भी सरकार कुछ इस दिशा में काम करेगी, क्योंकि लगातार लगभग 20 साल का अनुभव उन्हें यहाँ पर हो चुका है। विभाग में लगातार यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं उन क्षेत्रों में वो काम वहाँ पर कर रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए भी अब एक उम्मीद सी बनी हुई है। और लेकिन अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो टीईटी पास जो अनुबंधित जो औपबंधित जो शिक्षक थे जिनकी संख्या 306 उनके लिए बड़ी खुशखबरी है और आने वाले दिनों में वो नियमित शिक्षक के रूप में अपने विद्यालयों में काम करते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल, अबे आप हमारे साथ बने रहिए। चारधाम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, उस पर आपसे जानकारी चाहेंगे। बता दें अपने दर्शकों को कि चारधाम यात्रा को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यात्रा के लिए वाहनों की बुकिंग भी शुरू की जा चुकी है। 400 टैक्सियां बुकिंग अब तक हो चुकी हैं, तो वहीं 300 से अधिक बसों की भी बुकिंग हो चुकी है। दूसरे राज्यों के तीर्थ यात्रियों ने ये बुकिंग करा ली है। चारधाम यात्रा से जुड़ी ये तैयारियां तमाम की जा रही हैं, चूंकि श्रद्धालुओं के लिए ये खुशी की खबर है। अब वाहनों की बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है, तो उसी के तहत कई बुकिंग्स हो भी चुके हैं। अब है चूंकि चारधाम यात्रा की बात करें तो श्रद्धालुओं के लिए ये एक कह सकते हैं कि खुशी की भी खबर है और अब चूंकि शुरुआत हो चुकी है बुकिंग की, तो ऐसे में अब आगे श्रद्धालुओं को किस तरीके से बुकिंग कराना होगा? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के लिए बड़ी राहत की खबर कही जा सकती है, क्योंकि 2 साल के कोरोना काल के बंदिशों के बाद इस बार ये कह सकते हैं कि जब कोरोना का ग्राफ बहुत नीचे आ चुका है या कह सकते हैं कि कोरोना इस समय नियंत्रण में देखा जा रहा है, तो उसके बाद अब उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा की जो शुरुआत है उसकी तैयारियां अब यहाँ पर जोर शोर से होने लगी है। शासन के अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है, खासतौर पर जो जिला प्रशासन है, 3 जिलों के जो जिला प्रशासन है उनको यहाँ पर निर्देशित किया जा चुका है कि वो यात्रा से संबंधित जो जुड़ी हुई चीज़ें जो तैयारियां उन तैयारियों को करना शुरू कर दें, क्योंकि चारों धामों में कपाट खुलने की तिथियों का ऐलान यहाँ पर हो चुका है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अब यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी है और उत्साह कितना है श्रद्धालुओं में उसका अंदाजा भी यहाँ पर लगाया जा सकता है कि अभी से यदि अभी यात्रा के शुरू होने की तिथियां शुरू नहीं हो पाई, घोषित नहीं हो पाई, लेकिन उससे पहले ही 400 से ज़्यादा जो टैक्सियां हैं जो चारधाम यात्रा के लिए रूट पर जो संचालित होती हैं वो यहाँ पर बुक हो चुकी है। 300 से ज़्यादा जो बड़ी बसें हैं जो एसी बसें कही जा सकती है वो यहाँ पर बुक हो चुके हैं। और ये सभी वो आंकड़ा है जो दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं ने यहाँ पर एडवांस में बुक किया है और इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि चारधाम यात्रा का बड़ा महत्व पूरे देश भर में होता है। सभी जो सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं इन चारधाम यात्रा पर आना चाहते हैं और राज्य के लिए तो ये बड़ी चारधाम यात्रा कह सकते हैं कि एक आर्थिकी के रूप से जुड़ा हुआ बड़ा विषय भी है और आर्थिकी राजस्व से जुड़ा हुआ भी बड़ा गंभीर है। तो ऐसे में जैसे ही तिथियां घोषित हो जाएंगे, चारधाम यात्रा हो जाएंगी, शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो राजस्व भी जुड़ा होगा लोगों के चेहरे खिल जाएंगे और उत्तराखंड को उसका लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। मंदिर जो बद्री केदार मंदिर समिति जो इस बार अस्तित्व में आई है, क्योंकि जो परिषद बना था देवस्थानम जो बोर्ड बनाया गया था वो अब सरकार की तरफ से वापस यहाँ पर ले लिया गया, तो अब वापस पुनः जो बद्री केदार मंदिर समिति अस्तित्व में आई उनकी तरफ से भी अधिकारियों को सुझाव दिए गए हैं कि किन क्षेत्रों में काम किए जाने की जरूरत है ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए, जो यात्री यहाँ पर आए, उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी अबे बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के वीडियो पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने धन सिंह रावत पर मर्यादा भूलने का आरोप लगाते हुए कहा कि श्रीनगर से महज 250 वोटों से जीतने के बाद मंत्री धन सिंह रावत इस तरीके से बयान दे रहे हैं जिससे पता लगता है कि महिलाओं के प्रति उनके अंदर कितनी नैतिकता है।
स्थानीय महिला प्रतिनिधि के लिए तो बहुत ही डेरोगेटरी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि मंत्री महोदय की नजरों में महिलाओं का कितना सम्मान है ये पता चलता है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूँ कि 5 साल मंत्री रहने के बाद मात्र 250 वोटों से आपने जीत दर्ज कराई, और वो भी तब जब आप अपने चेहरे पर और अपने कामों पर वोट नहीं मांग रहे थे। आप मोदी की गुणगान या मोदी वंदना करते हुए नजर आ रहे थे, मोदी चालीसा पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। ये मंत्री वही हैं जिनके लिए कहावत है कि ये मात्र जमीन के ऊपर तो 2 फीट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जमीन के अंदर 10 फीट नजर आते हैं। 250 वोटों की जीत के बाद इतना अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है कि आपको किस भाषा का प्रयोग करना है वो तक शायद आप भूल गए हैं। तो धन सिंह रावत का जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा, अब उस पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। अभी आप गरिमा दसौनी जी को सुन रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने सवाल खड़े किए धन सिंह रावत पर। उन्होंने कहा कि धन सिंह रावत महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। अब देखना होगा कि इस पर धन सिंह रावत का क्या बयान सामने आता है, या सफाई क्या वो पेश करते हैं, क्या कहा जाता है धन सिंह रावत की तरफ से, ये देखना होगा। बाकी ये जो वीडियो लगातार जो वायरल हो रहा है, इसको देख करके कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको बीजेपी ने सवाल खड़े करते हुए तीखे सवाल किए हैं धन सिंह रावत से। तो धन सिंह रावत पर कांग्रेस का ये हमला बोला गया है कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। अब इस पर धन सिंह रावत क्या जवाब देते हैं या क्या सफाई देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां धन सिंह रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ये कहा जा रहा है कि धन सिंह रावत महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा, अब उसको लेकर के धन सिंह रावत क्या कहते हैं, क्या सफाई देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को अच्छे से पकड़ के रखा है और फिलहाल तीखा हमला भी किया है। देखना होगा कि इस पर सफाई किस तरीके से धन सिंह रावत देते हैं। उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, और एक कार्यक्रम में वो मौजूद नजर आ रहे हैं इस वीडियो में, जहां पर उन्होंने जो अपनी बात रखी है, उस बात को लेकर के कांग्रेस ने हमला बोला है। और कांग्रेस का ये कहना है कि धन सिंह रावत महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।